प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार गोयल, एडवोकेट। पेमेंट ऑफ वेजेस टू ऑल एम्प्लॉई ऑफ प्राइवेट सेक्टर ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन एंड एनालिसिस के श्रृंखला के दूसरे वीडियो में मैं आपसे बात करने के लिए उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने ये जिक्र किया था और मैं इस मत का हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा 29/3/2020 को वेतन देने संबंधी जो गाइडलाइंस दी गई हैं वह केवल प्रवासी कर्मकार माइग्रेंट लेबर्स के संबंध में है, सभी कर्मचारियों के संबंध में नहीं है। इसका अगला बिंदु विचारणीय जो है वो यह है कि क्या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान है अथवा उसके तहत अधिकारियों को यह अधिकार है कि वो प्राइवेट एम्प्लॉयर को यह डायरेक्शन दे सकें कि अपने कर्मचारी को पूरा वेतन दिया जाए। इसके लिए हमको इस एक्ट की संक्षिप्त में एनालिसिस करना और उसको समझना आवश्यक है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 यूनिफाइड फ्रेमवर्क इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर के लिए बनाया गया। यह एक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, मिटिगेशन आदि शब्दों को पृथक पृथक रूप से परिभाषित करता है। यह एक्ट संस्थागत रूप से कोऑर्डिनेशन करके एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिससे कि डिजास्टर का इफेक्टिव प्रिवेंशन, मैनेजमेंट और मिटिगेशन राष्ट्रीय स्तर पर, राजकीय स्तर पर, जिले के स्तर पर सभी अधिकारियों के समन्वय से विभिन्न कमेटियां बनाते हुए किया जा सके। यह एक्ट डिजास्टर के प्रिवेंशन, मिटिगेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रिपेयर्डनेस, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आदि से डील करता है। इस एक्ट के प्रावधानों की एनालिसिस से और इसके संवैधानिक ढांचे से ये साफ है, ये सिद्ध है कि यह एक्ट डिजास्टर की स्थिति में सरकार के ऊपर ऑब्लिगेशन रखता है कि वे अपनी जनता की रक्षा करें, उनको हर तरह से सहायता प्रदान करें, चाहे वह केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या स्थानीय सरकार हो। इस एक्ट में कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो यह इंगित करता हो कि यह एक्ट निजी मालिकों और उनके कर्मचारियों के सेवा संबंधों को, उनके रिश्तों को, उनके ऑब्लिगेशंस को, वेतन के भुगतान की शर्तों को परिभाषित कर सकता हो, बना सकता हो अथवा उस संबंध में निर्देश दे सकता हो। यह एक्ट स्पेशली सरकारों द्वारा, राष्ट्रीय और राजकीय सरकारों द्वारा आपदा की स्थिति में, डिजास्टर की स्थिति में वो सभी कार्य करने के लिए, वो सभी एक्शन लेने के लिए अधिकृत करता है जिससे कि डिजास्टर के प्रभाव को रोका जा सके, कम किया जा सके और उसके संबंध में देश की, राज्य की क्षमता को विकसित किया जा सके। इस एक्ट में डिजास्टर की स्थिति में राष्ट्रीय, राजकीय और स्थानीय सरकारों, उनके विभागों और नुमाइंदों पर बार बार यह जिम्मेदारी डाली गई है कि वह डिजास्टर की स्थिति में अपनी जनता को, जनसाधारण को यथासंभव हर तरह की सहायता पहुंचाएं और उनको इस विपदा से, आपदा से बाहर निकालें। इसके लिए फंड का इंतजाम करने के लिए भी सेक्शन 46 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 विशेष रूप से नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड का बनाने का प्रावधान करता है। सरकार ने यह फंड बनाया हुआ है जिसको कि आप गूगल पर या विकिपीडिया पर जाकर भी देख सकते हैं। सेक्शन 47
नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड बनाने का प्रावधान करता है, लेकिन जैसा कि गूगल और विकिपीडिया से जाहिर होता है, सरकार द्वारा, राष्ट्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा ऐसे किसी फंड का आज तक निर्माण नहीं किया गया है, कोई ऐसा फंड एस्टेब्लिश नहीं किया गया है। इसके अलावा सेक्शन 48 इसी प्रकार के फंड के लिए राज्य सरकार के ऊपर दायित्वों को डालता है। सेक्शन 49 स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार की सभी मिनिस्ट्री, उनके विभागों के वार्षिक बजट में इन फंडों के लिए पैसे को एलोकेट करने का, पैसे को देने का प्रावधान करता है, और इसी प्रकार के प्रोविजन राज्य सरकारों के लिए, उनके विभागों के लिए, संस्थानों के लिए किए गए हैं। इसलिए इस एक्ट की मंशा जो है वो यह कि अपने जनता को, जनसाधारण को चिकित्सीय सहायता हो, वित्तीय सहायता हो या किसी अन्य प्रकार की सहायता हो, उसको देने का पूर्ण दायित्व सरकार का है। इसके पीछे एक लॉजिक भी है। जिस समय डिजास्टर होता है उस समय सभी व्यक्ति, सारी जनता, सभी देश के निवासी एक ही पेडिस्टल पर होते हैं, एक ही स्थान पर होते हैं, चाहे राजा हो या रंक हो, गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो। आपदा जो है कमजोर हो, मजबूत हो, आपदा किसी में जो है किसी प्रकार का फर्क नहीं करती। तो इस प्रकार सरकारों पर यह दायित्व डाला गया है कि ऐसी स्थिति में वह सभी प्रकार के जनसाधारण का, जनता का सहयोग करें और उसको हर तरह की सहायता प्रदान करें, क्योंकि कमजोर के साथ साथ ताकतवर भी, गरीब के साथ साथ पैसे वाला भी, सभी इस आपदा के शिकार होते हैं और पीड़ित होते हैं। इसके अलावा सेवा आयोजक और कर्मचारी के बीच में जो संबंध है वो संविदा के संबंध है, कॉन्ट्रेक्चुअल संबंध है। उनकी शर्तें वो तय करते हैं, जिसमें विशेष रूप से एक शर्त होती है कि यदि कर्मचारी अपने दायित्व को पूर्ण करेगा, दायित्व को पूर्ण करने के लिए ड्यूटी पर आएगा, कार्य करेगा, तो वेतन पाएगा। विभिन्न न्याय निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बारंबार विभिन्न परिस्थितियों में स्थिर किया गया है कि कार्य करने की दशा में ही वेतन देय होगा, अदरवाइज नो पे वर्क नो पे। इससे हम ये पाते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कि सेवा आयोजक और श्रमिकों के संबंध को नियंत्रित करे, अथवा सरकार को, केंद्र सरकार हो अथवा राज्य सरकार हो, उसको ये अधिकृत करे कि वह निजी नियोजक को अपने कर्मचारियों को संविदा के प्रतिकूल जाते हुए, बिना काम किए हुए वेतन का भुगतान करने के लिए निर्देशित कर सके, आदेशित कर सके। अब इसके अलावा अन्य एक बिंदु इस मुद्दे का जो है वो ये है कि इस मामले में सेवा आयोजक और श्रमिक के आपसी संबंधों के मामले में क्या डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 लागू होगा अथवा विभिन्न श्रम अधिनियमों के प्रावधान लागू होंगे। इस संबंध में हमको यह ध्यान रखना होगा कि न्याय शास्त्र के अनुसार किसी भी अधिनियम की मंशा, उद्देश्य उसकी प्रस्तावना से और उसके इतिहास और उद्देश्य से ही तय की जाती है। उसके अंतर्गत जो भी अधिकारी हैं उनकी शक्तियां भी उन्हीं से असर्टेन की जाती हैं, देखी जाती हैं। इस दृष्टिकोण से देखने से ये क्लियर है कि मालिक और मजदूर के बीच के संबंधों को, वेतन के भुगतान को, उनकी विभिन्न सेवा शर्तों को नियंत्रित करने के लिए केवल श्रम कानूनों को बनाया गया है हमारी विधायिका द्वारा। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को मालिक मजदूर के संबंधों को नियंत्रित करने के लिए, वेतन के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए अथवा उनकी शर्तों को पुनर्स्थापित करने के लिए नहीं बनाया गया है। इन परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है वह विशेष रूप से
कर्मचारी और मालिकों के बीच के संबंधों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। और सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि उसमें भी प्राकृतिक आपदाओं का चिंतन विचार किया गया है और तदनुसार प्रावधान किए गए हैं। इसलिए इस आपदा की घड़ी में सेवायोजक और श्रमिकों के बीच में संबंधों को नियंत्रित करने के लिए उस विशेष रूप से गठित कानून, श्रम कानून, विशेषतः औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 आदि लागू होंगे, ना कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के प्रावधान लागू होंगे। तो साथियों, इस वीडियो के द्वारा मैंने अपने 2 बिंदुओं के संबंध में विचार रखे हैं, जो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सहायता पहुंचा सकते हैं। अगले वीडियो में मैं इसकी आगे की श्रृंखला में यह डिस्कस करूंगा कि ऐसी स्थिति में नियोजकों के लिए क्या विकल्प रह जाता है, कर्मचारियों के लिए क्या विकल्प रह जाता है और किस प्रकार नियोजक को कर्मचारी के प्रति अपने नैतिक दायित्व का, कानूनी है अथवा नहीं, नैतिक दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। धन्यवाद साथियों, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।